Hello students, welcome to chemistry class. Today I will discuss unit number 5, that is surface chemistry. It is a very easy unit and a very scoring unit, so please watch the video carefully. So let us start our topic, surface chemistry. सरफेस केमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, सरफेस एंड केमिस्ट्री. ऑब्वियसली यहाँ हम वो केमिकल रिएक्शंस और वो फिनोमिना करेंगे जो सरफेस पर होते हैं या इंटरफेस पर होते हैं. सरफेस या इंटरफेस का क्या मतलब है? हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि जो सॉलिड होता है उसकी जो ऊपर वाली सतह होती है उसको हम क्या कहते हैं? सरफेस. इसी तरीके से लिक्विड है, उसकी भी ऊपर की सतह होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सरफेस. लेकिन अगर दो गैसेस होंगी तो उसकी कोई सरफेस नहीं होंगी. अगर सपोज करो मैंने ये कंटेनर लिया और इसके अंदर मैंने एक लिक्विड फिल कर दिया, ये एक सॉलिड सब्सटेंस है और इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन है सॉलिड सब्सटेंस के अंदर, इस सॉलिड सब्सटेंस की इस सरफेस, इसकी जो ऊपर वाली है सतह, इसको मैं क्या बोलूँगी? सरफेस. इन द सेम वे इस लिक्विड में भी ये जो इसकी ऊपर वाली सतह है ये क्या कहलाएगी? सरफेस. और इसको मैं इंटरफेस भी कह सकती हूँ. कैसे? कि यहाँ पर हमारा क्या है? लिक्विड और इधर क्या है? गैस. तो दो बल्क को डिवाइड करने वाली जो सरफेस है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेस. इन द सेम वे यहाँ पर भी आप देखिए ये हमारा कैसा है? सॉलिड है और यहाँ क्या है? गैस है. तो इन दोनों के बीच को जो ये सेपरेट कर रहा है इसको हम क्या कहते हैं? सरफेस कहते हैं या इंटरफेस कहते हैं. अब यदि दो गैसेस हैं तो बताओ, गैसेस जब आपस में, गैसेस तो सब आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी. अगर गैस और दो गैसेस को हम ले लें तो वो पूरी तरह से मिक्स हो जाएंगी, होमोजेनस मिक्सचर बना देंगी, सॉल्यूशन बना देंगी. तो वहाँ हमें किसी तरह की सरफेस या इंटरफेस नहीं मिलेगी. यानी कि अगर हम सरफेस की बात करते हैं तो वी विल टॉक अबाउट लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, या लिक्विड और गैस के बीच की सरफेस, सॉलिड या गैस के बीच की सरफेस, या लिक्विड और सॉलिड के बीच की सरफेस, यानी इंटरफेस के बारे में बात करेंगे. ठीक है. तो ये तो हुआ कि व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस केमिस्ट्री. स्टूडेंट्स, इट इज़ अ वेरी न्यू टॉपिक फॉर यू. आपने लोअर क्लासेस में इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है. टॉपिक सिंपल है, ध्यान से अगर आप इसको समझोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. ठीक है. तो अगर इस चैप्टर में हम देखें सरफेस केमिस्ट्री में तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं. ये पूरा चैप्टर जो है इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. सब इसमें एक आता है कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. अगला आता है इसमें कैटेलिसिस, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. फिलहाल जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज एडजॉर्प्शन. जैसे ही मैंने वर्ड बोला एडजॉर्प्शन तो आपको लग रहा होगा मैम ने गलत बोल दिया. ठीक है. एब्जॉर्प्शन, बिकॉज एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन, ये जो वर्ड है ये हम बहुत सुनते हैं, सबको पता है एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं. ठीक है. अगर हम बारिश में गीले हो जाते हैं तो हमारे कपड़े जो हैं वो वाटर को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं. अगर हम कॉटन को पानी में डालते हैं तो वो कॉटन भी वाटर को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है. लेकिन यहाँ हम एब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रहे. यहाँ हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है एडजॉर्प्शन. ठीक है. तो अब देखो एडजॉर्प्शन के अंदर जो है एक वर्ड आ रहा है एड. अगर कोई चीज़ सरफेस पर ऐड होती है, केवल सरफेस पर ऐड होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन. और इसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है. ये जो बोर्ड है इसके ऊपर मैं लिख रही हूँ और जो कुछ भी मैंने लिखा वो मैंने बोर्ड की सरफेस के ऊपर लिखा. ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं इस बोर्ड को तोड़ूंगी तो अंदर से ये सरफेस केमिस्ट्री लिखा हुआ मिलेगा, ये सब कुछ जो मैंने बोर्ड पे लिखा आपको ये लिखा हुआ मिलेगा. नहीं, क्योंकि ये केवल कहाँ हो रहा है? सरफेस पर. सो ये फिनोमिना जो है जो हम बोर्ड के ऊपर कर रहे हैं ये भी क्या है? एडजॉर्प्शन है.
और सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जब धूल चल आती है, आंधियाँ चलती हैं, तो हम देखते हैं हमारे घर के सारे सामान पे, दरवाज़ों पे, सबके ऊपर धूल जमा हो जाती है, डस्ट जमा हो जाती है। तो वो डस्ट जो है, वो जो जमा होती है, वो केवल सरफेस पे तो होती है। ये तो नहीं ना कि वो हमारे दरवाज़ों के अंदर चली जाती है, हमारे टेबल के अंदर चली जाती है। जब हम डस्टिंग करते हैं तो वो ऊपर की सरफेस से वो क्या हो जाती है, साफ़ हो जाती है। और एक एग्जाम्पल देखिए, जब हम घर में वाइट वॉश या दरवाज़ों पे पेंट कराते हैं, तो जो वो पेंट है वो भी कहाँ रहता है, सरफेस के ऊपर ही रहता है, वो लकड़ी के अंदर तो नहीं जाता। और जब हमें जब नया पेंट कराना होता है, तो हम रेगमार से उस पेंट को क्या करते हैं, पहले वाले को पहले हटाते हैं रेगमार से रगड़ के, फिर हम नया पेंट करते हैं। तो मैंने आपको एक बहुत ही डे टू डे लाइफ में काम आने वाले बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल बताए, जैसे कि बोर्ड पे मैं लिख रही हूँ, जैसे कि फर्नीचर वगैरह पे डस्ट जमा हो जाती है, जैसे कि हम फर्नीचर वगैरह पे पेंट कराते हैं। ये सब कौन से फिनोमिना है, एडजॉर्प्शन। जहाँ पर जो भी चीज़ है, जैसे पेंट दरवाजे के ऊपर, डस्ट फर्नीचर्स के ऊपर, और जो मैं से मार्कर से लिख रही हूँ वो बोर्ड के ऊपर क्या हो गया है, एडजॉर्ब हो गया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आपको ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा, माइंड में आपके ये तो आपके माइंड में आपका सेट हो गया होगा कि हम एडजॉर्प्शन का क्या मतलब है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको समझे बिना हमें आगे का पोर्शन समझ में नहीं आएगा, और बहुत सिंपल है। तो अभी हमने बात करी एडजॉर्प्शन की। ठीक है, एडजॉर्प्शन कैसे होता है, जब हम क्या लेते हैं, एडजॉर्बेंट प्लस क्या कर देते हैं हम, एडजॉर्बेट, तो ये दोनों मिल करके क्या करवाते हैं, एडजॉर्प्शन। अभी मैंने आपसे कहा कि मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, तो ये एडजॉर्प्शन का फिनोमिना है। तो मैं लिख किसके ऊपर रही हूँ, बोर्ड के ऊपर, यानी एडजॉर्प्शन का फिनोमिना किसके ऊपर हो रहा है, बोर्ड के ऊपर, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट वो है जिसके ऊपर क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। और जो चीज़ एडजॉर्ब होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेट कहेंगे। जैसे कि मैं मार्कर से लिख रही हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेट। और जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दोनों आपस में मिलेंगे तो कौन सी घटना हो जाएगी, एडजॉर्प्शन की। यानी मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे जो समझा रही हूँ, तो यहाँ कौन सा फिनोमिना हो रहा है, एडजॉर्प्शन। इसमें मार्कर से जो मैं लिख रही हूँ वो है एडजॉर्बेट, ये बोर्ड जो है हमारा वो क्या है, एडजॉर्बेंट है। ठीक है, तो हमें क्या क्या टर्म्स याद हो गई, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। ठीक है, अब इसी का रिवर्स प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिजॉर्प्शन। एडजॉर्बेट हो गया, एडजॉर्बेंट हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया। अब इसी का जो रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस जो है वो क्या कहलाएगा, डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन का क्या मतलब होगा, अब यदि मैं डस्टर लेकर के मैं इसको रिमूव कर देती हूँ तो क्या होगा, ये बेट है, ये अलग, ये बेंट है, ये अलग, यानी बेट और बेंट दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिजॉर्प्शन। जैसे कि जो डस्ट जमी हुई थी फर्नीचर पर, हमने डस्टिंग करी तो वो डस्ट क्या हो गई, रिमूव, यानी डस्ट अलग हो गई और फर्नीचर अलग हो गया, यानी क्या हो गया, डिजॉर्प्शन हो गया। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन का रिवर्स प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिजॉर्प्शन। उसके बाद में आ रही है एक और टर्म, ऑक्लूजन। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं ऑक्लूजन क्या होता है। अगर हमारा एडजॉर्बेंट कौन है, मेटल, और हमारा जो एडजॉर्बेट है वो कौन है, गैस। यानी अगर हम मेटल की सरफेस के ऊपर गैस एडजॉर्ब हो जाती है
तो ऐसे एडजॉर्प्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्लूजन कहेंगे। यानी ऑक्लूजन जो है वो एडजॉर्प्शन का ही एक स्पेशल केस है, जिसमें एडजॉर्बेंट तो होगा मेटल और एडजॉर्बेट होगी गैस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्लूजन का क्या मतलब है। तो इस तरह से हमने एडजॉर्प्शन, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, डिसॉर्प्शन और ऑक्लूजन ये समझ लिया। अब हम ये समझेंगे कि मैकेनिज्म क्या होता है, कि एडजॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है, एडजॉर्प्शन कैसे होता है और एडजॉर्प्शन क्यों होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको 2-3 डायग्राम बना करके फिर समझाती हूँ। सपोज करो मैंने एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में मैंने एक लिक्विड भर दिया। थोड़ा बना देती हूँ ताकि विजिबल हो जाए। ये मैंने एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या डाल दिया, लिक्विड। लिक्विड किससे बना है, मॉलिक्यूल से। अब इसके कुछ मॉलिक्यूल्स तो अंदर की तरफ है और कुछ मॉलिक्यूल्स कहाँ है, सरफेस पर है। तो मैंने एक ऐसा मॉलिक्यूल ले लिया जो अंदर है। देखो, अब अंदर को हम एक पर्टिकुलर टेक्निकल टर्म बोलेंगे जिसको हम बोलेंगे बल्क। और ये जो मॉलिक्यूल है वो बताओ कहाँ होगा, सरफेस पे। तो हम 2 मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें से एक मॉलिक्यूल कहाँ है, बल्क में, और एक मॉलिक्यूल कहाँ है, सरफेस पर। तो देखो, जो बल्क का मॉलिक्यूल है उसके चारों तरफ तो और भी मॉलिक्यूल्स हैं, और वो सभी मॉलिक्यूल्स इसको अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये सभी डायरेक्शन से इक्वली क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्सेस कैसे होंगे, बैलेंस्ड होंगे। यानी कि इसका जो सरफेस टेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। यानी कि इसके ऊपर किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये सभी तरफ से इक्वल फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं। लेकिन अगर हम उस मॉलिक्यूल की बात करें जो कहाँ पर है, सरफेस पर है, तो हम देखते हैं कि जो ये नीचे वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऊपर इसके कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है जो इसको अट्रैक्ट करे। तो इसका मतलब ये जो फोर्स फील कर रहा है वो कैसे हैं, अनबैलेंस्ड हैं। और वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैसे हैं, इनवर्ड हैं। यानी वो कहाँ लग रहे हैं, नीचे की तरफ लग रहे हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है वो नीचे की तरफ एक खिंचाव महसूस करता है, और इसका जो सरफेस टेंशन है वो क्या हो जाएगा, मोर। और ये मॉलिक्यूल जो है ये इसका सरफेस टेंशन बढ़ने की वजह से, और ये चाहेगा कि मेरी जो इनवर्ड फोर्सेस हैं वो बैलेंस हो जाएं। तो बताओ, इन इनवर्ड फोर्सेस को कौन बैलेंस करेगा, कौन करेगा, ये क्या करेगा, जो बाहर पार्टिकल्स हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, ये उनको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट करने के बाद ये उनको क्या करेगा, रिटेन करेगा। इनको क्या करेगा, ये रिटेन करेगा। अब जब ये इनको रिटेन कर लेगा तो इसके ऊपर की तरफ भी क्या लगने लग जाएंगे, फोर्सेस, और इसके फोर्सेस भी कैसे हो जाएंगे, बैलेंस, और इसका सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगा, कम। तो जो ये बाहर से मॉलिक्यूल आए, अट्रैक्ट हुए और रिटेन हुए, उसकी वजह से कौन सी घटना हुई, एडजॉर्प्शन की घटना हुई। तो अगर कोई हमसे पूछे कि इस लिक्विड की सरफेस पर एडजॉर्प्शन क्यों हुआ, बिकॉज इट एक्सपीरियंस्ड इनवर्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस एंड इट वांट्स टू बैलेंस इट्स फोर्सेस, दैट्स व्हाई इट अट्रैक्ट एंड रिटेन द मॉलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर। यही बात किसके लिए हो जाएगी, सॉलिड के लिए। अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है, उसमें भी एक मॉलिक्यूल अंदर है और एक मॉलिक्यूल कहाँ है, सरफेस पे, तो उसके ऊपर भी इसी तरह के फोर्सेस लग जाएंगे जैसे किस पे लग रहे हैं, लिक्विड पे लग रहे हैं। ठीक है। और अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं जो फ्री वैलेंसी शो करते हैं, सपोज करो मैंने निकल का एग्जाम्पल ले लिया।
तो ये निकल के एटम्स आपस में किससे जुड़े होंगे, मेटेलिक बॉन्ड से। और इसकी ये वाली जो वैलेंसीज हैं, ये जो मैं बना रही हूँ, ये कैसी वैलेंसीज हैं, फ्री वैलेंसी है। तो फ्री वैलेंसी को ये क्या करना चाहेगा, सेटिस्फाई करना चाहेगा। और सेटिस्फाई करने के लिए ये बाहर से, जैसे ये हाइड्रोजन है तो ये उससे क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा, ताकि इसकी फ्री वैलेंसीज क्या हो जाएं, बैलेंस हो जाएं। तो बताओ मैकेनिज्म में क्या बात समझी हमने, कि एड्जॉर्प्शन इसलिए होता है क्योंकि सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पर इनवर्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगते हैं, जिनको वो बैलेंस करना चाहते हैं, और इसके लिए वो फॉरेन पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं और रिटेन करते हैं। इसलिए क्या होता है, एड्जॉर्प्शन होता है। अगर कोई हमसे पूछे भी एड्जॉर्प्शन क्यों होता है, व्हाई एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, तो ये उसका आंसर है। आ गया समझ में ये, ठीक है। अब उसके बाद में हम कहते हैं कि एड्जॉर्प्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे कह सकते हैं कि एड्जॉर्प्शन एक क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हम इसको कैसे समझा सकते हैं, पहले मुझे ये बताओ कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस किसे कहते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का क्या मतलब है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो हैं जिनमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ऐसी रिएक्शंस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब यहाँ पर क्या है, चूंकि हमने कहा था कि यहाँ पर एडजॉर्बेट प्लस एडजॉर्बेंट दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। और हमें पता है जब भी अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। और जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। और हमें ये भी पता है कि जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो डेल्टा एच का साइन कैसा होता है, नेगेटिव। डेल्टा एच कौन होता है, चेंज इन एंथैल्पी। तो ये तो हमने 10th में लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं उनमें एनर्जी रिलीज होती है और उसमें डेल्टा एच का साइन कैसे होता है, नेगेटिव होता है। अब इस केस में ये नेगेटिव कैसे हुआ, डेल्टा एच, इसको हम एक इक्वेशन से समझ सकते हैं और उस इक्वेशन का नाम है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, जो थर्मोडायनेमिक्स में हमने 11th क्लास में पढ़ी थी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लिख रही हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इज अ वेल नोन इक्वेशन। हमने ये पढ़ा था 11th में कि जब डेल्टा जी का साइन नेगेटिव होता है तो वो रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। और हमें पता है कि एड्जॉर्प्शन भी कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब हमें ये तो पता है कि डेल्टा जी का साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब हमें ये देखना है कि डेल्टा जी को नेगेटिव कौन बना रहा है। हमारे पास 3 चीज़ें हैं, चेंज इन एंथैल्पी दैट इज डेल्टा एच, टेम्परेचर एंड डेल्टा एस मीन्स चेंज इन एंट्रोपी। टेम्परेचर तो यहाँ पर अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो किसी ना किसी फिक्स टेम्परेचर पर ही हो रही है, तो टेम्परेचर तो यहाँ क्या है, हमारा कांस्टेंट है। टेम्परेचर यहाँ हमारा कांस्टेंट है, यानी जो 2 चीज़ें चेंज होने वाली हैं वो कौन है, डेल्टा एच और कौन है, डेल्टा एस। अगर आपको याद हो तो डेल्टा एस का मतलब चेंज इन एंट्रोपी, और एंट्रोपी का मतलब क्या था, एंट्रोपी इज़ द मेज़र ऑफ रैंडमनेस, कि कितनी डिसऑर्डर है, किसी चीज़ में कितना डिसऑर्डर है, कितना मिसमैनेजमेंट है, उसको मेज़र करने वाली जो क्वांटिटी है या जो टर्म है वो क्या कहलाती है, एंट्रोपी। और हमें पता है कि जब कोई चीज़ व्यवस्थित होती है तो उसकी एंट्रोपी कम होती है, और जब कोई चीज़ अव्यवस्थित होती है, डिसऑर्डर होता है, तो उस समय में उसकी एंट्रोपी क्या होती है, ज़्यादा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, जब स्कूल की छुट्टी होती है तो बच्चे कैसे भाग के जाते हैं, स्टूडेंट्स कैसे भाग के जाते हैं, उस समय उसकी एंट्रोपी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जब क्लास में टीचिंग हो और एक स्ट्रिक्ट टीचर पढ़ा रहा हो तो उस समय में बच्चे बिल्कुल चुपचाप अपनी सीट पे बैठे रहते हैं और कुछ किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं होती, तो उस समय एंट्रोपी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही हो रहा है।
पहले जैसे कि हमारा ये क्या था, एडजॉर्बेट था, एडजॉर्बेट, और ये हमारा, सॉरी दिस इज एडजॉर्बेंट, और ये हमारी कौन है, एडजॉर्बेट। तो एड्जॉर्प्शन से पहले ये दोनों एक दूसरे से क्या है, दूर दूर है, और जो ये एड्जॉर्बेट है ये बिखरे हुए हैं, और जब ये बिखरे हुए होंगे तो इनकी रैंडमनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसलिए इनकी एंट्रोपी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी एड्जॉर्प्शन से पहले एंट्रोपी क्या थी, ज़्यादा थी, लेकिन जब एड्जॉर्प्शन हो गया तो ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो इसके ऊपर आकर क्या हो गए, एड्जॉर्ब हो गए, यानी वो व्यवस्थित हो गए, ऑर्डर में आ गए। जो पहले डिसऑर्डर में थे वो अब ऑर्डरली अरेंज हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसकी एंट्रोपी अब क्या हो गई, कम हो गई। यानी एड्जॉर्प्शन की वजह से एंट्रोपी क्या हो रही है, कम हो रही है। एंट्रोपी कम हो रही है, इसका मतलब इसका साइन कैसा हो रहा है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो गए, पॉजिटिव। यानी डेल्टा एस का जो फैक्टर है वो क्या हो रहा है हमारा, सॉरी टी डेल्टा एस का जो फैक्टर है वो हमारा कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन ओवरऑल डेल्टा जी हमारा कैसा है, नेगेटिव है। तो बताओ इस डेल्टा जी को नेगेटिव कौन बनाएगा, इसने तो मना कर दिया मैं नहीं बना सकता, मैं तो कैसा हो रहा हूँ, पॉजिटिव हो रहा हूँ। तो बताओ इसको नेगेटिव कौन बनाएगा, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच को क्या होना पड़ा, नेगेटिव होना पड़ा। और जब डेल्टा एच हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, तो रिएक्शन हमारी कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी। यानी कि जो एड्जॉर्प्शन का फिनोमिना है वो कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो हमने दो तरीके से बता दिया कि एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसको हम दो रीज़न से समझा सकते हैं। एक थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल से समझा सकते हैं जिसमें हमने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की बात करी, और एक सिंपल यूनिवर्सल जो हमारा लॉ है कि व्हेनेवर भी देयर इज अट्रैक्शन द एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो दोनों ही केसेस से हम ये समझा सकते हैं कि एड्जॉर्प्शन एक कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये चीज़ भी अब हमारे समझ में आ गई। तो मैं अब इस पोर्शन को क्या कर रही हूँ, रब कर रही हूँ, ताकि मैं अब आपको आगे की चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए। ठीक है, अब आता है एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड जॉर्प्शन। ये थ्री डिफरेंट टर्म्स हैं। क्या बेसिक डिफरेंस है, एड्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। ये कैसा फिनोमिना है, सरफेस, यानी ये केवल कहाँ होगा, सरफेस के ऊपर होगा। एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना, जो किस में होगा, बल्क के अंदर होगा। एंड जॉर्प्शन जो सरफेस पर भी होगा और बल्क पे भी होगा। ठीक है, एड्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना, एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना, एब्जॉर्प्शन इज सरफेस एज वेल एज बल्क फिनोमिना। कैसे समझिए, कहने का मतलब ये है कि यहाँ एड्जॉर्बेट की कंसंट्रेशन सरफेस पे ज़्यादा होगी, यहाँ पर जो एब्जॉर्ब हो रही है चीज़ उसकी कंसंट्रेशन बल्क में ज़्यादा होगी, और यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बल्क में और सरफेस पे दोनों पे इक्वल होगी। तो हम एक एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम इसको समझने के लिए, और ये सभी एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिया, इसके अंदर एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो उसके लिए हो सिलिका जेल वाला। अगर मैंने यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया, दो कंटेनर लेते हैं हम, ठीक है, और दोनों के अंदर मैंने क्या डाल दिया, वाटर वेपर। ये मैंने क्या डाल दी है, वाटर की वेपर। बताओ वाटर की वेपर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो H2O ही हो जाएगा। अब एक के अंदर मैंने क्या डाल दिया, सिलिका जेल। ये है सिलिका जेल, और एक के अंदर मैंने क्या डाल दिया, एनहाइड्रस
कैल्शियम क्लोराइड। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये सिलिका जेल क्या है, और अगर मैं ये कहूँ आप बहुत अच्छे से जानते हो सिलिका जेल क्या है। अगर हम कोई भी नई चीज़ परचेज़ करते हैं, जनरली जैसे हमने शूज़ परचेज़ करे या प्लास्टिक की बॉटल परचेज़ करी, तो उसके अंदर हमें एक छोटा सा पैकेट मिलता है। अगर आप ध्यान से देखो तो उसके ऊपर सिलिका जेल लिखा होता है। वो सिलिका जेल क्या करता है, वाटर को एडजॉर्ब कर लेता है, यानी कि वो मॉइस्चर को ख़त्म कर देता है, और मॉइस्चर के अंदर ही बैक्टीरिया डेवलप होते हैं जिसकी वजह से स्मेल प्रोड्यूस होती है उनके डिकम्पोजिशन से। तो अगर हम उसमें सिलिका जेल डाल देते हैं तो वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको एयर को ड्राई कर देता है, और उसकी वजह से बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो पाते, उनका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता और कोई स्मेल प्रोड्यूस नहीं होती, यानी वो चीज़ फ्रेश रहती है। ठीक है, तो ये उसी सिलिका जेल की बात कर रहे हैं हम। तो हमने क्या करा, इस दो कंटेनर लिए, दोनों में हमने क्या डाल दिया, वाटर वेपर, एक में क्या डाली सिलिका जेल, और एक में हमने क्या डाल दिया, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया। तो क्या होगा, जो ये वाला केस है इसमें ये सारी की सारी वाटर वेपर जो है वो इसकी आउटर सरफेस पे जमा हो जाएगी, यानी एब्जॉर्ब हो गई। और जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है इसमें ये सारी की सारी वाटर वेपर कहाँ चली जाएगी, अंदर। तो बताओ इसमें वो कहाँ चली गई, बल्क में, और इसमें वो कहाँ है, वाटर वेपर सरफेस पर। यानी ये किसकी घटना है, एब्जॉर्प्शन की, और ये किसकी घटना है, एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल हैं। ये मॉइस्चर और सिलिका जेल का तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब रॉ शुगर एंड चारकोल, ये वाला जो पोर्शन है इसमें हम ले रहे हैं रॉ शुगर। अब बताइए रॉ शुगर क्या होती है, जो येलो से कलर की होती है। अगर उसमें हम चारकोल डाल देते हैं तो चारकोल इज ऑल्सो एन एड्जॉर्बेंट एंड सिलिका जेल इज ऑल्सो एन एड्जॉर्बेंट। आगे हम देखेंगे कि ये गुड एड्जॉर्बेंट्स क्यों हैं। तो चारकोल में जब हम रॉ शुगर डालते हैं तो उसकी येलोनेस जो होती है, जो वो पीले से रंग का होता है, वो पीलापन उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि उस पीलेपन को यानी कि उस डाई को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, चारकोल, और वो शुगर जो है वो बिल्कुल वाइट हो जाती है। कोई भी डाई अगर हम चारकोल में डाल देते हैं किसी भी रंग का, तो उसका रंग जो है वो, उसकी इंटेंसिटी जो है कलर की, वो कम हो जाती है, क्योंकि चारकोल उस कलर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे ही अगर हम अमोनिया गैस को चारकोल पे डालते हैं तो वो अमोनिया गैस को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, चारकोल एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसी अमोनिया को अगर हम वाटर में डाल देंगे तो यहाँ एक रिएक्शन हो जाएगी, क्या बन जाएगा, NH4OH, क्योंकि वाटर और अमोनिया एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, डिज़ोल्व होने का क्या मतलब है कि यहाँ क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, यानी कि वाटर ने किसको एब्जॉर्ब कर लिया, अमोनिया को। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब जो ये बात आई जॉर्प्शन की, तो जॉर्प्शन का बेस्ट एग्जाम्पल होता है डाइज। जो कपड़ों को हम रंगते हैं डाई, वो कलर जो है वो सरफेस पे भी होता है और बल्क पे भी होता है। अगर वो केवल सरफेस पे रहा तो वो कलर जल्दी से क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। तो इसीलिए जो डाइज होते हैं, अच्छे डाइज, वो क्या होते हैं, जॉर्प्शन शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बता दिया एड्जॉर्प्शन का। रिमेनिंग पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको आज की वीडियो की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। स्टे होम, stay healthy and do study. Goodbye.